नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना की तबाहकारियां जारी हैं। मौत सस्ती सांसें और महंगी हो चुकी है। मुल्क में मुसद्दिका केसेस की तादाद 8 लाख से बढ़ चुकी है। 17,000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। केस मस्बत आने का तनासुब 10% से भी बढ़ चुका है। सिर्फ एक दिन में 5,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। इस फैलाव के आगे बंद बांधने के लिए वफाकी और सूबाई सतह पर अहम फैसले किए गए। मुल्क भर में कैम्ब्रिज सिस्टम समेत तमाम इम्तिहानात 15 जून तक मुलतवी कर दिए गए हैं। हुकूमत पंजाब ने 17 मई तक लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। पंजाब में तमाम कारोबार शाम 6 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। हफ्ता और इतवार को सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। जी हां, आपने सही सुना नाज़रीन, हफ्ते इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा और शाम 6 बजे तमाम कारोबार जिनमें वर्कशॉप्स हैं, बेकरियां हैं, सब्जी मंडी, फल की दुकानें, जनरल स्टोर 6 बजे के बाद बंद होंगे। बाजार सुनसान होंगे। पंजाब के हवाले से ये अहम डिसीजन सामने आया है। ये अहम और ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे रहे हैं नाज़रीन कि पंजाब में शाम 6 बजे के बाद तमाम बाजार, तमाम ग्रोसरी स्टोर्स, तमाम बेकरियां, जहां तक के फ्रूट शॉप्स, दूध की दुकानें, ये सब बंद होंगे। जबकि हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। वैक्सीन सेंटर, पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर के अलावा सब बंद किया जाएगा। वजारत दाखिला ने ईद उल फितर की तातीलात के दौरान पब्लिक पार्क्स, रेस्टोरेंट्स और होटल्स बंद रखने का ऐलान कर दिया है। मुल्क में 8 से 16 मई तक सयाहत पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। ईद की तातीलात में बैनुल सूबाई और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी गई है। बात करेंगे इसी हवाले समा न्यूज के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल उमर, अचानक से इतना बड़ा फैसला, एक ही रात में ये फैसला लिया गया, ऐसी कौन से फैक्ट्स, ऐसे कौन सी चीजें सामने आई हुकूमत के कि जिनकी बुनियाद पर यह फैसला लिया गया? जी बिल्कुल अली हैदर साहब, पंजाब में सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। सिर्फ अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में ही रोजाना इतने ज्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं कि वो शहरों से ज्यादा नहीं बल्कि सूबों से ज्यादा केसेस हैं। इस्लामाबाद, सिंध, बलोचिस्तान और आजाद कश्मीर के जो मजमूई केसेस होते हैं उससे ज्यादा केसेस लाहौर में रिपोर्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो कोरोना का फैलाव है वो दीगर शहरों में भी, जो बड़े शहर हैं जिनके अंदर फैसलाबाद शामिल है, रावलपिंडी शामिल है, गुजरावाला शामिल है, उनमें फैलता जा रहा है। और अब बहुत ज्यादा केसेस जो है वो पंजाब से रिपोर्ट हो रहे हैं। जो बड़े टीचिंग अस्पताल हैं उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तकरीबन लाहौर के 94% जो वेंटिलेटर्स हैं वो इस वक्त तक भर चुके हैं। ऑक्सीजन बेड्स पर मरीजों की रोजाना तादाद बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत ने ये सख्त फैसला किया है। लेकिन अब फैसला कर दिया है कि शाम 6 बजे के बाद कोई भी कारोबार खोलने की इजाजत नहीं हुआ करेगी। सिर्फ वैक्सीनेशन सेंटर्स, पेट्रोल पंप्स और मेडिकल स्टोर्स खुल सकेंगे। इसके अलावा 6 बजे के बाद पहले जितने भी कारोबार जिनको एग्जेम्पशन हासिल थी, जिनके अंदर ग्रोसरी स्टोर्स शामिल हैं, दूध दही की दुकानें शामिल हैं, वर्कशॉप शामिल हैं, बेकरियां शामिल हैं, सब्जी की और फलों की दुकानें शामिल हैं, जनरल स्टोर शामिल हैं, वो 6 बजे के बाद अब नहीं खुलेंगी, वो बंद रहा करेंगी। इसी के साथ साथ हफ्ता और इतवार को पूरे सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन हुआ करेगा। कुछ ऐसे शहर भी हैं जहां पर जुमा और हफ्ते को लॉकडाउन का नोटिफिकेशन है और कुछ ऐसे शहर हैं जिनमें हफ्ते और इतवार को लॉकडाउन का नोटिफिकेशन है। पंजाब भर के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो बंद रहा करेंगे। सूबे भर में सिर्फ टेक अवे की इजाजत हुआ करेगी। तमाम जिम्स भी बंद रहा करेंगी। जो दफातर का स्टाफ है वो सिर्फ 50% तक आ सकेगा। इंटरसिटी जो ट्रांसपोर्ट चलती है वो भी सिर्फ 50% तक होगी। जो रेल सर्विस है वो भी सिर्फ 70% कैपेसिटी के साथ चल सकेगी। तो मुश्किल फैसले लिए हैं पंजाब हुकूमत ने, लेकिन चूंकि कोरोना के फैलाव में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल, आपने हमें अब इस अहम खबर के हवाले से। अब आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। कोई सियासी ताकत दिखाकर ब्लैकमेल नहीं कर सकता। इंसाफ पर समझौता करके वजीर आजम रहने का कोई शौक नहीं। वजीर आजम इमरान खान ने साफ और वाज़ेह अल्फाज में बता दिया। वजीर आजम ने जहांगीर तरीन के सियासी पावर शो के सामने झुकने से इनकार कर दिया। मुलाकात तो कर ली है लेकिन मुतालिबात तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तवील कोशिशों, राबतों और मुलाकातों के बाद वजीर आजम इमरान खान ने आज बिलाखिर जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान से मुलाकात कर ली और इनसे कह दिया है मैं सिर्फ वजीर आजम रहने के लिए हक का साथ छोड़ दूं, ऐसा नहीं होगा। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के अरकान ने वजीर आजम के सामने अपना मौक़िफ़ पेश किया और जहांगीर तरीन के खिलाफ तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया।
लेकिन जराए कहते वजीर आजम ने तहकीकात पर किसी किस्म का दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनका हुकूमत में आने का मकसद निजाम इंसाफ कायम करना है। जहांगीर तरीन समेत कोई भी जिम्मेदार निकला तो कानून के मुताबिक कार्रवाई का सामना करना होगा। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप ने वजीर आजम इमरान खान से शहजाद अकबर से मुतालिक भी बात की, जिस पर वजीर आजम ने कहा किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। शहजाद अकबर साहब के बारे में मैंने उन्हें बताया है, उनके इल्म में लाया हूँ और उन्होंने कहा है कि मैं इसको ज़ाती तौर पे भी देख रहा हूँ और आपको इंश्योर करता हूँ कि किसी के साथ भी ज़्यादती जो है वो नहीं होने दूंगा। ये आप मेरे पे छोड़ दें, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने हमारी तमाम बातों को एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, मैं खुद इसको मॉनिटर करूँगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वाज़े किया कि सारी कार्रवाई बिला इम्तियाज होगी। अगर किसी का ख्याल है कि दबाव में आकर वो तहकीकात रोक देंगे तो वो बड़ी गलती पर है। शायद वज़ीर आज़म ने अपने वज़ीर ख़ारिजा की बात मान ली है। गुज़िश्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म को इक़्तिदार से बेपरवाह होकर डट जाने का मशवरा दिया था। मत आप ये तसव्वुर कीजिए कि जरा फलाने ने कुछ कह दिया, 4 MNA 4 MPA बिगड़ गए, ये हो गया। कोई नहीं बिगड़ेगा। जो बल्ले के निशान पर इमरान खान के बलबोते पर टिकट लेकर आया है, लाइन खींच दो, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। ये तीतर बटेर नहीं चलेगा। डट जाए, परवाह न करें। इज्जत अल्लाह देता है, इक़्तिदार वो देता है। किसी ने उड़ा के हुमा नहीं बिठा दी। 22 साल की जद्दोजहद है। जहांगीर तरीन ग्रुप की वज़ीर आज़म के साथ मजीद क्या गुफ्तगू हुई, पूछेंगे ग्रुप के रुकन नज़ीर चौहान साहब से जो मौजूद मीटिंग में। चौहान साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। क्या बातें हुई? आपने जो NRO मांगने की कोशिश की थी वो तो वज़ीर आज़म साहब ने नहीं दिया आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका खातबुन नबिय्यीन। साहब नहीं, अली भाई, एक्चुअली हुआ ये है कि अली हैदर, हमने वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश की थी कि हमसे मुलाकात करें। उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हम सबको बुलाया और ये मीटिंग थी आधे घंटे की, जो आधे घंटे से 1 घंटे पे चली गई। मकसद सिर्फ ये था कि आज हमने पूरी तरह से वज़ीर आज़म साहब को ब्रीफ किया कि जहांगीर खान तरीन साहब के साथ जो है वो ज़्यादती हो रही है और किसी सूरत भी हमें जो है शहजाद अकबर साहब ये काबिल कबूल नहीं हैं। ये वहाँ पर बैठ के वज़ीर आज़म हाउस को इस्तेमाल कर रहे हैं और FIA पे और बाकी तीसरे अदारे जो हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के, और ये उनके ऊपर ये 3 जो FIA भी कराई गई हैं, आप इन पर चेक कर लें इन पर कौन कौन सी दफ़ात और क्या क्या इसमें लिखा गया, जिसमें चीनी का लफ्ज़, एक भी चीनी का लफ्ज़ इसमें शामिल नहीं है। तो ये किस चीज़ की तहकीकात हो रही हैं? तो ये वो पॉइंट्स थे जिसमें हमने रखा उनको सामने के तरीन साहब अगर तो गलत साबित हुए तो फिर जिस तरह जो आप कहेंगे हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जिस बंदे ने इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं पार्टी के लिए, इतना ज़्यादा पार्टी के लिए स्टैंड किया, अपने आप को नहल करवाया, और आज वो पार्टी से भी बाहर बैठा है और आज वो गवर्नमेंट के किसी ना MPA ना MNA भी है, तो काइंडली कम अज़ कम उसको इंसाफ तो दिया जाए, उसके साथ ज्यादती तो ना की जाए। तो लिहाजा हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू साहब के सामने रखा। साहब ने हमारी बात को मानते हुए उन्होंने हमारी बात को एक्सेप्ट करते हुए, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो अपना अली ज़फ़र साहब को, जो बैरिस्टर हमारे सेनेटर हैं, उनको इसका इंचार्ज बना दिया है। अब शहजाद अकबर साहब इसके इंचार्ज नहीं रहे, अब अली ज़फ़र साहब इसके इंचार्ज हैं अपना, और ये सेनेटर है हमारे। और खान साहब ने कहा कि इसको मैं खुद देखूँगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। उसकी वजह यह कि किसी के साथ भी मैं इंसाफ गैर इंसाफ़ी नहीं होने दूँगा। किसी के साथ भी कोई बंदा भी हो, उसके साथ ऐसा सिस्टम नहीं होगा गैर इंसाफ हो। कोई हर बंदे के साथ इंसाफ होगा, इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। जो बंदा मुजरम है वो मुजरम है, जो नहीं, जिसने सजा अपना जो गुनाह किया उसको साफ होना चाहिए। सजा और जज़ा का कानून हमने लेके चलना है। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह बतौर तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक सवाल पूछने जा रहा हूँ सर। ये आपने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो शहजाद अकबर साहब करवाते हैं, शहजाद अकबर साहब की जानिबदारी है जो आड़े आती है, वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रहे। शहजाद अकबर साहब अगर अपनों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे चौहान साहब, तो फिर अपोजिशन के साथ, तो फिर जिस तरह अपोजिशन रोती है कि हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है, यही इंसाफ तो आपको नहीं लगता कि उनको भी मिलना चाहिए? और जो अपोजिशन आहो वो क्या करती है कि शहजाद अकबर साहब हमारे साथ भी कुछ ऐसी ज्यादती कर रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं? देखें अली साहब, देखें 2 चीज़ें हैं।
पहली चीज़ ये है कि अपोजिशन के ऊपर हमने केसेस नहीं बनाए हुए, अपोजिशन के ऊपर केसेस पहले के बने हुए हैं। अपोजिशन को अदालतों इन्हीं पहले की अदालतों में इन्हीं की हुकूमतों में सिसिलियन माफिया कहा गया है। अपोजिशन के अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर केसेस बनाए, हम उन केसेस को आगे लेके चल रहे हैं। हमने कोई नया केस नहीं ऐसा बनाया कि जो अपोजिशन कहे जी कि इसकी इनकी गवर्नमेंट ने आके हम पे ये नए केसेस बना दिए हैं। हम उन्हीं केसेस के ऊपर इनको लेके चल रहे हैं और उन्हीं केसेस का ट्रायल चल रहा है। और ये जो जितना मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जो जितने भी इन पे केसेस चल रहे हैं, उनकी अपनी हुकूमतों के अंदर उन पे किए गए थे और हमारी हुकूमत ने किसी पे कोई केस नहीं किया। जंगीर खान के ऊपर हमारी हुकूमत केस कर रही है, लेके आते हैं अपोजिशन के खिलाफ, वो तो शहजाद अकबर साहब भी डिक आउट कर रहे हैं ना सर। तो यानी जो आपके खिलाफ शहजाद अकबर साहब कर रहे थे वो गलत था, जो अपोजिशन के साथ कर रहे हैं वो ठीक है। देखें दो चीज़ें हैं इसमें, फिर दो चीज़ें आती हैं शहजाद अकबर भाई, अपना अली भाई, जो शहजाद अकबर साहब उनके खिलाफ लेके आते रहे पुलंदा, वो उनकी वो पुरानी केसेस की एविडेंस थी जो वो कहते थे कि ऐसे नहीं था ऐसे था। पुराने जो केस उनके खिलाफ हुए थे, जो हमने अभी जो हम अब जिसकी अब हम कह रहे हैं शहजाद अकबर ही रहे हैं ना, ये हम कह रहे हैं साहब जिनको इंसाफ के तकाजे पूरे करना नहीं आते। फिर मैं कह रहा हूँ जो पुराने केसेस थे, जो पुराने केसेस जो अपोजिशन के ऊपर पुराने केसेस चलते आ रहे हैं, पूरी दुनिया को पता, उन्होंने मुल्क को लूटा है, मुल्क के अवाम का पैसा लूटा है। इस दुनिया का पूरी दुनिया को पता किस तरह से यहाँ से मनी टेल होकर पैसा बाहर गया, कैसा अंदर आया, हर बंदे को ये चीज़ का पता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है। यहाँ पे एक चीनी का जिक्र किया गया है, यहाँ पर ऐसा जिक्र नहीं किया कि ना तो जंगीर खान तरीन वज़ीर आज़म रहे हैं, ना जंगीर खान तरीन वज़ीर आला रहे हैं पंजाब के, ना जंगीर खान तरीन के पास कोई ओहदा ऐसा रहा है कि वो मुल्क को लेकर चलते रहे हों। ये दो चीज़ें डिफरेंट हैं अपना अली हैदर, अपना अली। उसमें यह है कि हमें ये चीज़ों को देखना और समझना भी है कि क्या उनका और इनका मौजूद हम सेम कर सकते हैं। पहले भी जंगीर खान तरीन को हमने कुर्बानी का बकरा बनाया, उन्होंने हल करार दे दिया। तरह सामने आए हैं आपका पूरा ग्रुप, और आपने अपनी मर्जी की इन्वेस्टिगेशन और आपने अपने मर्जी का एहतसाब जो है वो करवाया है, और पीटीआई यरगमाल हो गई आपके हाथों। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में दो चीज़ें थी जो हम चाह रहे थे, वो सिर्फ ये था कि कानून आज़ाद है। जिस तरह से अलीम खान साहब का हुआ इस्तेज़ाब, जिस तरह से अपना हुआ है अपना सब्तैन साहब का, जितने लोग बाकी हैं उन सबको जिस तरह से वो जा रहे हैं अदालतों में, इनको जंगीर खान तरीन को भी जाना चाहिए। हमारी पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे ग्रुप है, डेफिनेटली एक बड़ी ग्रुप है, बड़ी पार्टी है, इसके अंदर हमारी पार्टी के अंदर ग्रुप ये कहते हैं, कुछ लोगों का ये ख्याल था कि खान साहब को जिन्होंने गलत मशवरा दिया कि तरीन साहब को इतना गंद डाल दिया जाए कि तरीन साहब को कहा जाए कि हम तो अपनों को भी नहीं छोड़ते, और देखें जी हम कितना हमारा कद बढ़ जाएगा लोगों की नज़रों में, और कितने हम अच्छे हो जाएंगे कि देखें जी हम तो अपने लोगों को माफ़ नहीं करते, जबकि उसका गुनाह भी कोई नहीं है। तो लिहाजा ये चीज़ को गलत साबित करने के लिए हम खान साहब के पास गए थे कि जी अगर वो गुनहगार है तो उसको सज़ा दें, अगर वो गुनहगार नहीं तो क्यों उसको सज़ा ऐसी वो दे रही, जबकि गवर्नमेंट खुद उस पर कह के शहजाद अकबर साहब 3 दिन पर्चे करवा रहे हैं और अपनी डिक्टेशन दे रहे हैं। तो हमें सिर्फ ये पॉइंट हमने रखा था कि सर अगर जंगीर खान तरीन को ऊपर कोई सब साबित होगा, गलत साबित चीजें होंगी, तो हम जंगीर खान तरीन के साथ नहीं होंगे, लेकिन कम से कम उसको फ्री एंड फ्री अपना जो ट्रायल उनका हो रहा है वो तो होने दें। तो जिस पे वज़ीर आज़म साहब अगर आप प्रेशर ग्रुप में ही थे को बनाया, तो फिर ये राजा रियाज साहब के ऐसे बयानात का क्या करेंगे जिसमें पे धमकी आमेज लहजा नजर आ रहा है? जरा सुनिए प्रोड्यूसर साहब, जरा सुनाइए राजा रियाज साहब क्या कहते रहे। इंसाफ मांग रहे हैं। किससे राय साहब? वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से आपने इसी तरह रवैया रखा तो फिर हम भी मजबूर होंगे, फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। ये आपको आज आखिरी दफा कह रहे हैं रियासत मदीना में, नहीं तो इसके बाद हम अपने आइंदा का अमल इंशाल्लाह जल्द ऐलान करेंगे। अगर आपने इस तरह का रवैया रखा तो फिर हम भी मजबूर होंगे, हम भी कोई कदम उठा सकेंगे। आपको आखिरी बार कह रहे हैं, ये प्रेशर टैक्टिक नहीं था, ये धमकी नहीं थी चौहान साहब, तो और क्या था? देखें ये मकसद बताना ये था, ये बात जो राजा साहब कर रहे हैं उन्होंने ये बात यहाँ क्लियर की है कि रियासत मदीना के अंदर कानून सबके लिए एक जैसा है। अगर बाकी मिनिस्टरों के लिए वहाँ पर जंगे बाकी जो लोग गए हैं अपना, जिनके पास अलीम खान साहब थे, तरीन साहब थे, बाकी लोग थे, जब उनके लिए कानून कुछ और है और जंगीर खान तरीन के लिए कुछ कानून और हो गया तो फिर हम किधर जाएँ? बेसिकली ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि खान साहब हम किससे बात करें? आप ही तो वज़ीर आज़म हैं, आप ही से तो बात करनी है, आप ही तो हमारे लीडर हैं, मैंने तो यही वजह से पाकिस्तान ने मेहरबानी की, उन्होंने शफकत की और हम आज उनसे मिले हैं। कदम क्या होना था?
इंतहाई कदम यही कि तरीन साहब से हमने जाके अपना इमरान खान साहब से मुलाकात करनी थी और उनसे मुलाकात की है। ये देखें, दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि सबसे पहले समझना यही है कि हमें टाइम नहीं मिल रहा था। हम यही चाह रहे थे कि हमें अपना टाइम दें और अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज वज़ीर साहब जो मुलाकात हुई है इसमें बेशुमार लोगों के मुँह बंद हो गए हैं। एक तो कुछ पार्टी के अंदर ग्रुपिंग थी वो ख़त्म हुई है, फिर जो पार्टी के बाहर लोग ये समझ रहे थे पता नहीं हमारा कोई अपना सा प्रेशर ग्रुप बन रहा है या पता नहीं हम किसी नून लीग के दौरे में जाने वाले हैं, पीपल्स पार्टी के दौरे में जाने वाले हैं। चौहान साहब, आप मेरे लीडर हैं और मुझे आपसे मुलाकात करनी है, तो क्या मैं ये कहूंगा कि चौहान साहब अगर आपने मुझसे मुलाकात ना की तो आखिरी बार कह रहा हूं आपको, वरना इंतहाई कदम उठा लूंगा? ऐसे तो मुलाकात नहीं की जाती ना सर। देखें, किसी की जाती बात होने का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जहां तक जहांगीर खान तरीन साहब की बात है, उन्होंने ना कभी किसी पार्टी को बंदे को ये बात कही है और ना वो कहते हैं। आप देखें, कल शाहमूद कुरैशी साहब ने जो लफ्ज बोले हैं, तो देखें अली मेरी बात को समझें, कल जो शाहमूद कुरैशी साहब ने लफ्ज बोले हैं आधा तीतर आधा बटेर, तो ये देखें ये वो था कि जलती के ऊपर तेल डालने वाली बात थी। हालांकि जो एक सीनियर जो क़यादत होती है, जो वाइस चेयरमैन थे, उनको चाहिए था कि पार्टी को जोड़ते, लेकिन जब तरीन साहब की तरफ हम आते हैं, तरीन साहब कहते हैं नहीं वज़ीर आज़म साहब को जाके मिले, वज़ीर आज़म साहब के साथ स्टैंड करना है, वज़ीर आज़म साहब के साथ जाके खड़ा होना है। तो ये बेसिकली किसी की ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन तरीन खान की ये ज़ाती राय नहीं है कि वो किसी सूरत इमरान खान को कमज़ोर करे, पार्टी को कमज़ोर करे, और ना हमारी ये राय है कि हम अपनी पार्टी को कमज़ोर होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। नहीं तो चौहान साहब, आपको क्या लगता है कुरैशी साहब का इस मामले से क्या ताल्लुक? उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? मतलब उन्होंने आपको आधा तीतर आधा बटेर क्यों कहा? देखें, पार्टी में यही ग्रुपिंग है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं अली साहब, यही पार्टी में ग्रुपिंग है कि जो जहांगीर खान तरीन से अनाइड है और खौफजदा है, उनको पता कि एक बंदा वो बेलौस बंदा है जिसकी सोच ये थी कि एक लीडर हमें मिल गया इमरान खान की शक्ल में, अब इसको हमने बहुत ज्यादा सपोर्ट करना है और अब पाकिस्तान के बदलने का वक्त आ गया। मुझे याद है जहांगीर खान तरीन साहब ने मुझे कहा था, नज़ीर चौहान अब वक्त आ गया कि खान साहब को हमने इतनी सपोर्ट करनी है कि इंशाल्लाह तो ऑफ द वे जाके और इंशाल्लाह ताला खान साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाना और मुल्क पाकिस्तान बदलेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अपना वादा पूरा किया। और ये देखें, जो पार्टी के अंदर ग्रुपिंग थी, उन ग्रुप में ना वो वज़ीर आला बन सकते हैं, ना वज़ीर आज़म बन सकते हैं जहांगीर खान तरीन साहब, ना वो MPA बन सकते हैं, ना, लेकिन पार्टी के अंदर इतनी नफरत उनके अंदर ग्रुपिंग में थी कि वो किसी ना किसी तरीके से जहांगीर खान तरीन साहब को हमेशा लेट डाउन करते रहे, हमेशा उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, क्योंकि वो डिलीवर कर सकते हैं। भी है, जैसे कि आप कह रहे हैं, पार्टी के अंदर शाहमूद कुरैशी भी है, आजम खान भी है, शहजाद अकबर भी है। मेरे ख्याल से कल की जो उन्होंने जलती पर तेल डाला है, तो मेरे ख्याल से जो जी शऊर इंसान होगा, आपको उनको पता भी है कि ये लोग इस वक्त नाराज हैं या कुछ अपना गुस्से में जिस तरह समझ ले आप हैं, ये हमारी को सुन नहीं रहा, अपनी हुकूमत में भाग रहे हैं, दाएं बाएं कोई सुनने वाला नहीं है, चंद बंदे होते हैं जिनकी कोई सुनाई नहीं हो रही होती, तो वो कहाँ जाएं? तो बेसिकली मेरा ख्याल ये था कि शाहमूद कुरैशी को बड़ा किरदार करना चाहिए था, उन्होंने वो गलत किया। कुरैशी साहब का बयान भी डिस्कस हुआ आज प्राइम मिनिस्टर साहब से, ये ग्रुपिंग भी डिस्कस हुई? बेसिकली मैं समझ तो नहीं, इतनी छोटी बात हम समझते ही नहीं इतनी, उसको शाहमूद कुरैशी साहब के इस बयान को हम उसको कोई अहमियत नहीं देते। उसकी वजह ये, हमने किसी बंदे ने वहाँ वज़ीर आज़म साहब के सामने ये बात ये नहीं रखी। कौम को ये पता बताना चाहते हैं कि असल में हकीकत क्या है, कौम को पता है कि सारे बंदे कौन लेके आए, और शाहमूद कुरैशी ने, मैं बिल्कुल इस बयान पे उनके जो उन्होंने चलाया है, जो उन्होंने लफ्ज़ बोले हैं, MBA बन सकते हैं, पार्टी में कोई ओहदा नहीं है उनके पास, और पार्टी के वाइस चेयरमैन को आप कह रहे हैं कि उनकी, आपकी नजर में उनके लिए कोई अहमियत नहीं है। देखें, जो वाइस ऑफ प्रिंसिपल होते हैं ना जी, उनको ओहदे की जरूरत नहीं होती, वो बगैर ओहदे के भी इंसान और एक ग्रेट इंसान होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ओहदा भी हो लेकिन उनके कोई करैक्टर नहीं होता। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये था कि जहांगीर खान तरीन के पास अगर आज ओहदा नहीं भी है ना, तो एक करैक्टर के इंसान है, वो एक साबित करते हैं कि मैं एक इंसान हूं, मैंने अपनी पार्टी को बचाना है। शाह साहब का काम यह था कि अगर हम नाराज लोग थे तो उनका काम था सीनियर वाइस चेयरमैन हमें मिलते और मिलकर कहते यार बताओ तुम्हारे क्या मसाइल है, मैं इमरान खान साहब तक पहुंचाता हूं, मैं आप लोगों के मसाइल हल करवाता हूं। तो उल्टा उन्होंने जाकर कहना शुरू कर दिया कि लाइन लगा दो। ये क्या, कहां की बात की उन्होंने? ये बात करनी बनती है। ये जो लोग जो बैठे थे 35 MPA, उनको पता है कि 7 हमारे MPA हैं पंजाब असेंबली में ज्यादा, और अपना 6-7 MNA हमारे हैं सेंट्रल अपना असेंबली में। तो दोनों असेंबलियों को बेसिकली शाहमूद कुरैशी साहब तोड़ना चाहते हैं। हम ये नहीं होने देंगे, क्योंकि शाहमूद कुरैशी के जो अल्फाज थे वो बहुत सख्त अल्फाज थे। हम ये नहीं चाहते कि पंजाब असेंबली या सेंट्रल असेंबली जो अपना नेशनल असेंबली के ऊपर कोई हर्फ आए, इमरान खान की हुकूमत के ऊपर कोई दब्बा लगे। तो ये हर सूरत
सूरत में हमने इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह ताला ना ऐसा होने कोई भी देगा, ना जहांगीर खान तरीन की पार्टी का कोई बंदा होने देगा, ना कोई इंशाल्लाह ताला खान साहब को वर्कर होने देगा। चौहान साहब, मुझे ये बताएं कि क्या ये भी पॉसिबल था कि आपकी बात ना सुनी जाती तो इंतहाई कदम के तौर पे आप और जहांगीर तरीन साहब और आपका पूरा ग्रुप अपना पूरा वजन किसी और के पलड़े में रख देता? क्या ये मुमकिन था? देखिए, ऐसी कोई बात ना है और ना कभी इंशाल्लाह होगी। जब हम लोग इकट्ठे हुए थे तो हम लोगों ने ये बात आपस में क्लियर कट तय की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद हमारा ना हमने जाना है, ना हमने किसी के साथ मिलना है, ना हमने किसी के साथ बात करनी, हमें इंसाफ अपनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया चौहान साहब। लेकिन नाज़रीन, समा न्यूज़ ने यह खबर बहुत पहले ब्रेक कर दी थी कि शुगर माफिया के सामने हुकूमत घुटने टेकेगी, और ऐसा हुआ भी क्योंकि तहकीकाती टीम के सरबराह को तब्दील कर दिया गया। समा न्यूज़ के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट ने 4 से 5 दिन पहले यह खबर ब्रेक की थी, उन्हीं से हम बात करते हैं। भट्ट साहब, शुक्रिया। ये बताइएगा कि हमें चूंकि इस बात का पहले से इल्म था, आपने खबर दी, समा न्यूज़ ने यह खबर ब्रेक की, तो इसका मतलब है कि तहकीकाती टीम के सरबराह की तब्दीली का फैसला इस मुलाकात से बहुत पहले हो चुका था। यानी यह ग्रोह जो है जहांगीर तरीन साहब का अपना दबाव कायम करने में कामयाब रहा। जी अली भाई, 100% मुलाकात से पहले ये तय हुआ, क्योंकि कम से कम 4 दिन हो चुके हैं जब हमने ये खबर ब्रेक की थी कि जो डायरेक्टर FIA हैं, जो कि शुगर स्कैंडल की तफ्तीशी टीम के सरबराह हैं डॉक्टर मोहम्मद रिजवान, उनको तब्दील करने पर गौर शुरू हो गया है और उनको तब्दील किया जा रहा है। और उसकी वजूहात यही बताई थी कि जहांगीर तरीन जो हैं उनका मेन मुतालबा ही ये है कि सबसे पहले डॉक्टर रिजवान जो हैं उनको तब्दील किया जाए, क्योंकि डॉक्टर रिजवान ही थे जिन्होंने ठोस सबूत इकट्ठे कर लिए थे शुगर स्कैंडल के। वो सट्टेबाजों का रिकॉर्ड हो, मैंने खुद वो रिकॉर्ड देखा भी है, हमने वो एक्सक्लूसिवली रिकॉर्ड की भी सारी चीज़ें, वो पूरे बुक्स थी इतनी ज़्यादा, हर जो सट्टेबाज है उसकी, और यहाँ जो मिल मालकान के साथ उनका गठजोड़ है उनका अलहदा बुक्स थी, वो सारी हमने दिखाई। फिर और भी जो थे सट्टेबाजों के फिर इकबाली बयानात थे, वो इस तरह, यानी वो बड़ा ठीक जा रहे थे और लग ये रहा था कि किसी न किसी तरह वो इसको मंतकी अंजाम तक लेकर जा रहे हैं। लेकिन यही वो तकलीफ थी सबसे ज्यादा जो शुगर स्कैंडल में मुलजमान थे कि डॉक्टर रिजवान को बदल दे। आप देखें कि बाकी टीम नीचे वही है, उनसे उनको कोई सरोकार, कोई मसला नहीं है, सिर्फ सरबराह बदला है। इसका मतलब है कि वो ठीक जा रहे थे और ये मुतालबा लग ये रहा है कि ये शर्त थी मुलाकात से पहले, क्योंकि मुलाकात से पहले ही ये हुआ। 4 रोज हो गए हमने, और बल्कि अली भाई मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर किस बात का प्रेशर लिया गया 4 रोज पहले इतने बड़े इदारे के सरबराह को, जो कि इतने करीब पहुंच चुके थे अपनी इन्वेस्टिगेशन के, उनको तब्दील कर दिया। आखिर ये मुलाकात से पहले का जो दबाव था, वो दबाव किस चीज का था? जी बिल्कुल, वो दबाव जो जहांगीर तरीन साहब ने सियासी तौर पर दिखाया, वो बिल्कुल वही वजह है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कम से कम 3 ऐसी मीटिंग्स हैं जिनमें से 1-2 कैबिनेट की हैं, जहां पर क्लियर कहा कि ठीक है जहांगीर तरीन ने काम किया होगा, कुर्बानियां होंगी, लेकिन कानून सब के लिए एक है। उन्होंने लाहौर विजिट आखिरी किया, उसमें भी 3-4 लोगों को ये कहा कि मैं बिल्कुल फर्क नहीं करूंगा, लेकिन वो मजबूर हुए। सबसे अहम तरीन और बड़ा मुतालबा जो ठीक तरह से तफ्तीश को लेके जा रहे थे, उन्हीं को तब्दील कर दिया। इसका मतलब है कि वो प्रेशर में भी आए और जो समझौता उन्होंने जो कह रहे थे वो नहीं करेंगे, कंप्रोमाइज, वो भी कर लिया। अब एक बात अहम है यहाँ पर अली भाई कि अब 4 रोज पहले जब हमने खबर नशर की तो उसमें थोड़ी सी गुंजाइश इसलिए हमने एक रखी कि तय ये हुआ, अगरचे कन्फर्म था, फैसला हो चुका था तब्दीली का, लेकिन हमने गुंजाइश इसलिए रखी कि खान साहब क्योंकि एक तरफ वो बहुत ज्यादा दावे कर रहे हैं, तो हो सकता है, बहरहाल ये फैसला है, नोटिफिकेशन नहीं है, तो हो सकता है कि वो 3-4 दिन अभी पड़े हैं तो वो फैसला बदल लें और नोटिफाई ना करें और डॉक्टर रिजवान को ही रखें। क्योंकि दूसरी जानिब जो लोग डॉक्टर रिजवान को लाने वाले थे वो जोर लगा रहे थे कि तब्दील ना करें, अगर तब्दीली कर दी तो फिर ये जो मामला है ये आगे नहीं बढ़ेगा, और वही हुआ। अब आप देख लें कि सरबराह बदलने से उन्हें सुकून हो गया, मुलाकात भी
हो गई और अब उनको शिकायत भी नहीं। आप आज राजा रियाज की बातें सुन लें, बड़ा क्लियर है कि उनको एक ही मसला था और वो उनका हल कर दिया गया है। और जो मेहनत की थी डॉक्टर रिजवान ने, बहुत ज्यादा उन्होंने चीजें देखी थी, वो अब जाहिर है वो उनको आगे नहीं बढ़ा सकते। हो सकता है कि वो शायद कुछ और भी इसके बारे में खुद भी सोच रहे हों। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नईम अशरफ भट्ट साहब, आपने हमें आगाह किया। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद कल एक बहुत अहम समाअत होने जा रही है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के मुस्तकबिल का फैसला भी होगा। क्या वाकई ही ऐसा हो सकता है कि मरियम साहबा को दोबारा सलाखों के पीछे जाना पड़े? ये बात होगी इस वक्फे के बाद। मरियम नवाज शरीफ के सियासी करियर पर मंडलाते सायों के हवाले से कल एक अहम समाअत होने जा रही है। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की नैब रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपील कल से सुनेगी। ये अपीलें नैब की दरख्वास्त पर सुनी जा रही हैं। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी पर मुश्तमिल बेंच तमाम अपीलों को यकजा करके समाअत करेगा। नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर पहला रेफरेंस एवनफील्ड प्रॉपर्टी से मुतालिक था। जुलाई 2018 में इस रेफरेंस में नवाज शरीफ को 11, मरियम नवाज को 8 और कैप्टन सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई। नवाज शरीफ को 80 लाख पाउंड और मरियम नवाज को 20 लाख पाउंड जुर्माना भी किया गया। मुल्ज़मान ने सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, जिसने सितंबर 2018 में इन सजाओं को कल अदम करार दे दिया। इसके बाद 24 दिसंबर 2018 को जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ को अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नैब का इल्जाम है कि स्टील मिल्स और हिल मेटल कंपनी के असल मालिक नवाज शरीफ है, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस नवाज शरीफ की ऑफशोर कंपनी से मुतालिक है। नैब का इल्जाम है कि फ्लैगशिप कंपनीज के असल मालिक नवाज शरीफ ही थे। नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की, जबकि नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में उनकी बरियत के खिलाफ अपील दायर कर दी। बाद में एक खुफिया रिकॉर्डिंग मंजर-ए-आम पर आई, जिसमें जज ने एतराफ़ किया था कि उन्होंने नवाज शरीफ को दबाव पर सजा सुनाई, जिस पर जज को उनके ओहदे से फारिग भी कर दिया गया। अक्टूबर 2019 में नवाज शरीफ तिब्बी बुनियादों पर 8 हफ्ते की जमानत लेकर गए और अभी तक वापस नहीं आए। 2020 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील सुनी, लेकिन नवाज शरीफ पेश ही ना हुए, जिस पर उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया गया। अब कल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजाओं के खिलाफ अपीलें सुनेगी। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत से बरियत और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा बढ़ाने की नैब अपीलें भी साथ सुनी जाएंगी। कल 28 अप्रैल को जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी पर मुश्तमिल बेंच तमाम अपीलों को यकजा करके समाअत करेगा। इसी पर बात करेंगे माहिर कानून सेनेटर मुर्तजा साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तजा साहब आपके कीमती वक्त का। सर, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब इश्तिहारी की अपील क्या कानूनी हैसियत रखती है? क्या उनकी अपील, जो भले उन्होंने पहले दायर की थी, मगर क्या वो सुनी जाएगी? एक तो ये है कि अपील अगर इन एब्सेंशिया फाइल की हो तो वो अपील जो है ना वो रिटर्न कर दी जाती है। वो कहते हैं कि अपील लेके खुद आए। यहाँ अपील फाइल करते वक्त नवाज शरीफ साहब जो है वो खुद मौजूद थे, तो अपील उन्होंने जो है ना वो राइटली फाइल की है और वो कॉम्पिटेंट है, वो अब एडमिट हो चुकी है, उसकी समाअत के लिए मंजूर हो चुकी है। अब जब समाअत आपने करनी है तो समाअत में उसको राइट ऑफ हियरिंग देंगे। इस बात को कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो नहीं आ रहे, इसको हम सपोर्ट नहीं करते कि वो नहीं आ रहे या वो एब्सेंट हैं उनकी, मगर इस बात को भी साथ सपोर्ट नहीं करते कि अपील उनकी एब्सेंशिया में सुनी जाए। ये महरम अली केस से जो है ना ये मामला शुरू हुआ था। ये बाज़ जगहों पे बाज़ क़वानीन में ये प्रोविजंस थी कि उनमें ट्रायल इन एब्सेंशिया होता था, अपीलें इन एब्सेंशिया सुनते थे। मामला जो है ना वो उनकी एब्सेंस में सुने जाते थे। सुने क्या जाते थे, एक पापर काउंसिल, वो सुनने के नाम पे एक पापर काउंसिल अपॉइंट कर दिया जाता था और उनको कहते थे आप आर्गू कर लें इसकी तरफ से, या आप उसके बिहाफ पे जो है ट्रायल कर लें, और वो मुल्ज़िम मौजूद नहीं होता था। यहाँ अपील कॉम्पिटेंटली फाइल हो गई है, वो खुद मौजूद थे फाइल करते वक्त।
अब उसके बाद जो है ना, अगर वो गैर मौजूद है, उनके बावजूद उनके कि उसको कोई अप्रिशिएट इस गैर मौजूदगी को कोई नहीं करता, मगर इसके बावजूद ये अपीलें सुनना इस तरह से वो जो आला अदालतों के फैसले हैं उनके खिलाफ हो जाएगा। जो सेट प्रैक्टिस है पूरे सूबों में, इश्तिहारी होना भी असरअंदाज नहीं होगा इस पर। इश्तिहारी होने में ये है कि उसको डॉर्मेंट कर देंगे फाइल को, उनको इश्तिहारी करार दे के उनके परपेचुअल वारंट कर देंगे, उनके एक परपेचुअल वारंट इशू हो जाएंगे और देन जो है उनको इश्तिहारी करार दे के इसको पेंड कर देंगे। फिर जिस वक्त वो आएंगे, अगर आ जाते हैं, तो वो उसके बाद जो है ना वो अपीलें उनकी बरामद हो जाएंगी, उनको उसके मेरिट पे सुना जाएगा। और राइट ऑफ हियरिंग जो है वो ऐसा हक है, राइट ऑफ चॉइस और राइट ऑफ हियरिंग आर्टिकल 10 के मुताबिक उसको उनको अपनी मर्जी का वकील रखना है, अपनी मर्जी का वकील वो उसको अदालत ने सुनना है, उनकी मर्जी के वकील को, अपनी मर्जी के वकील को नहीं। और ये उनको राइट ऑफ हियरिंग जो है ना वो लाजमी जो है ना उनको दिया जाएगा, और इसके बगैर जो है ना अगर किया जाए तो ये गलत होगा। अच्छा, अब कामरान मुर्तजा साहब, मरियम साहबा की जो सिनारियो है वो इधर वे जा सकता है। अगर तो टर्न अराउंड कर देती है हाई कोर्ट और नैब के फैसले को, तो फिर उसका असर क्या होगा नवाज शरीफ साहब के केस पर भी, और फिर ओवरऑल इस पूरा जो ये जो एक मामला था एवन फील्ड का, तो चलो साइड पर हो गया, अल अजीजिया का मामला था, फ्लैगशिप का मामला था जिसमें अपील में गई हुई है नैब, उस पर क्या असर होगा इसका? देखिए ना, अगर तो मरियम के साथ कोई और मुलजिम भी है तो उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करके फिर दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन में एक ऑप्शन ये होगा कि उनकी अपील सुनी भी जा सकती है और उनकी अपील नहीं भी सुनी जा सकती, मगर ज़्यादा मुनासिब ये होगा कि इसमें कुछ इंतज़ार कर लिया जाए। ये जो गैर ज़रूरी जो है वो जल्दबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है, इससे लोगों को इसके बारे में रिजर्वेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और लोग इसके बारे में समझ रहे हैं कि नायब ये चाहता है कि वो इसी सेटअप के दौरान इन अपीलों का फैसला करवा ले, या किसी मखसूस वक्त के मखसूस दौरानी के अंदर जो है इन अपीलों का फैसला करवा के देना चाहता है, जो कि उनके लिए भी अच्छा नहीं है और हम सब के लिए, माशरे के लिए, अदालतों के लिए गैर मुनासिब हो जाएगा। नहीं, वैसे इसमें जल्दबाजी तो उनकी तरफ से भी है ना, एप्लीकेंट की तरफ से भी है, और एक एप्लीकेंट जो है वो मरियम साहिबा भी है, नवाज शरीफ साहब भी हैं, और अगर अपीलों की समाअत में जल्दबाजी हो रही है तो इसका फायदा उन्हें भी तो होगा। देखिए, उसका फायदा होगा, मगर बात फायदे और नुकसान की नहीं है ना जी। आपने ये असूल तय करना है कि ये एब्सेंशिया में अपीलें सुनते हैं या नहीं सुनते, पहला असूल ये तय करना है, ठीक है जी। और अगर मतलब फर्ज कर लीजिए कि नहीं सुनते, तो फिर उनको जो है ना उनके परपेचुअल वारंट करके और उसके बाद अपीलों को रख लेंगे। फिर अब दूसरा असूल जो है ना वो आपने ये देखना है कि किसी एक केस में एक से ज़ायद मुल्जिम है और उसमें से कोई मुल्जिम हाजिर है, कोई गैर हाजिर है, तो भी उसमें वो आम तौर पे ये किया जाता है कि उसमें परपेचुअल वारंट तो उसकी गैर हाजिर मुल्जिम के इशू हो जाएंगे, मगर उसके बाद आमतौर पे उसके इंतजार में रख दिया जाता है, मगर इसके बावजूद जो है ना किसी एक बंदे का वो अपील सुनी भी जा सकती है, ये भी मुमकिन है। अच्छा, अब यही कानून लागू होगा नैब की अपील में भी बैरिस्टर साहब? जी बिल्कुल इसी तरह से है, ये प्रिंसिपल सेटल हो चुका है, ये बल्कि स्पेशल लॉ के उसमें हुआ है। ये महरम अली वाला केस था, उनको बहुत सारे इस तरह से केसों में जो है ना उसको जो है ना बहुत से केसों में एब्सेंशिया में जो है ना सजाएं थी, वो सजाएं सारी जो है ना वो कोर्ट ने सेट असाइड की, उसके बाद बेटर रिमांड किया और कहा कि उसके बाद जो है ना वो ट्रायल जो है ना वो उनकी प्रेजेंस में होगा। ये और भी साथ उसमें बात ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं, 300 सेक्शन 353 है, उसको फिर अपील तक भी वो करेंगे कि उसकी मुल्जिम की हाजिरी जरूरी है, जो स्टेटमेंट आएगा उसको, तो इसी एनालॉजी को लेके हम अपील तक भी जाएंगे और आर्टिकल 10 को देखेंगे, 10A को देखेंगे। तो ये सब चीज़ें जब देखेंगे तो वो उसमें जो है वो उनकी प्रेजेंस जो है, मेरा ख्याल है कि इसके बगैर जो है ना वो ज्यादती हो जाएगी। उनके साथ ज्यादती हो या ना हो, मगर कम से कम वो जो सेटल प्रिंसिपल है उनके साथ ज्यादती हो जाएगी कानून की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब, आपने कीमती वक्त निकाला, आपकी राय का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपको बड़ी अनोखी दास्तान सुनाएंगे। एक जाली पीर है जो लोगों को करंट लगा के, यानी बिजली के झटके लगाकर उनका इलाज करता था, पकड़ा कैसे गया बताएंगे आपको वक्फे के बाद। नाज़रीन, जाली पीरों के हाथों शहरियों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। तावीज़, गंडा, दम दरूद के नाम पर शहरी जुल्म का निशाना बनते आ रहे हैं, जहनी और जिस्मानी इस्तेहसाल का शिकार हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज पेशावर पुलिस ने जिन्नात निकालने वाले एक ऐसे जाली आमिल को गिरफ्तार किया
जो आसेब ज़दा अफराद को इलाज के नाम पर करंट लगाता था, मासूम बच्चों को बिजली के झटके देता था, वहशियाना तशद्दुद करता था और इस फरेब के बाद लोगों से पैसे भी वसूल करता था। ये जाली आमिल आदि मुजरिम है। पिछले साल भी इसकी ऐसी ही एक जन्नात निकालने वाली पुरतशद्दुद वीडियो वायरल हुई थी, तब भी पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। मजहब की आड़ में जाली पीर फकीर सालों से घिनौना धंधा कर रहे हैं नाजी। तावीज गंडा की आड़ में आवाम की मजबूरियों का फायदा उठाते, माल भी बटोरते हैं और लोगों की जिंदगियां भी बर्बाद कर देते हैं। पिछले साल डेरा गाजी खान में एक जाली आमिल ने जिल निकालने के नाम पर तशद्दुद करके 12 साल लड़के को मार ही डाला था। मार्च 2016 में एक साईं बाबा ने भी इलाज के नाम पर एक 60 साल बुजुर्ग की जान ले ली थी। इस जालसाजी झूठे बाबा ने बीमार शख्स को चारपाई पर बांधकर इसकी चारपाई के नीचे कोयले जला दिए थे, जिससे झुलस कर शहरी चल बसा था। वाकये के बाद पुलिस ने इस जाली पीर को गिरफ्तार कर लिया। सलाखों के पीछे यह है वो जाली आमिल जिसने बुजुर्ग अब्दुल सत्तार को अपने तजुर्बे की भेंट चढ़ा दिया। हरि सिंह सेन से कटना है, एक तो गुजरात के विच ही आया तो वो भी निकल गया, बाबा जी डेथ हो गई। आमिल लियाकत वाकये के बाद भाग गया था, लेकिन पुलिस ने हाफिजाबाद से धर लिया। कुछ अरसा कबल कराची में एक ढोंगी बाबा की वीडियो सामने आई थी, जिसमें वो जाहिल आमिल दम के नाम पर कुल्हाड़ी के जरिए खवातीन के साथ अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। इसी तरह के एक और झूठे पीर की छुरे के जरिए खवातीन पर दम करने की वीडियो सामने आ चुकी। जनूबी पंजाब में भी एक जाली आमिल दम दुरूद और इलाज के नाम पर बच्चों को कभी कब्रों में लिटाता था तो कभी अजीबोगरीब बेमानी अल्फाज में उन पर दम करता था। ये जालसाज और ढोंगी पीर फकीर रूहानियत के नाम पर शैतानियत को फरोग दे रहे होते। खासतौर पर उन पीरों के हाथों खवातीन की हरासानी के कई वाकयात भी सामने आ चुके हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उस्मा सदाकत साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। डॉक्टर साहब, ये होता क्या है, मतलब क्या वजह है कि हमें लगता है कि हमारी परेशानियों का इलाज इस अजीबोगरीब हरकत करने वाले शख्स पे होगा? ये कैसी जहनियत होती है जो इनके पास चली जाती? बुनियादी तौर पर इसके अगर हम रूट कॉज देखें तो वो सुपरस्टिशंस में हमें नज़र आती हैं कि इंसान जो है वो अज़ल से तोहम परस्ती करता हुआ आया है और तोहम परस्ती की वजूहात बुनियादी तौर पर दो होती हैं। एक तो कोइंसिडेंस होना कि दो चीज़ों का बार बार इकट्ठा जब हमारे सामने वो पेश आती हैं तो हम उसके बीच में कोई लिंक या हमारा ब्रेन उसके बीच में कोई लिंक तलाश करना शुरू कर देता है। सेकेंडली इसकी एक बड़ी रीज़न ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशंस है हमारी या कल्चरल ट्रेडिशंस हैं जो कि सदियों से पासन होती आ रही हैं जनरेशन्स के अंदर। सो अगर हम देखें तो आज के दौर में बड़े शहरों के अंदर जहाँ पे हमें इल्म बड़ा फलता फूलता नज़र आता है, साइंस बड़ी फलती फूलती नज़र आती है, वहाँ पे भी लोग तोहम परस्ती का शिकार होते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे जितना आप बड़े शहरों से दूर होते चले जाएंगे वहाँ पे आपको तोहम परस्ती के इस तरह के वाक़यात जो हैं वो ज़्यादातर नज़र आएंगे, जिसकी बुनियादी वजह जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कल्चरल ट्रेडिशंस हैं और इसके अलावा इल्म का ना होना है। चूँकि जो एक मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास का तबका है उनके पास उतने वसाइल नहीं होते कि वो जदीद जो इलाज हैं उन तक रसाई हासिल कर सकें। सो आफ्टर ऑल उन्होंने भी दिल का सुकून जो किसी न किसी तरह हासिल करना होता है तो बाज़-औक़ात दम दरूद करने वाले के पास लोग चले जाते हैं ताकि अपने तौर पर वो ये एज्यूम कर सकें कि एज इफ़ वो किसी न किसी इलाज से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा ये एक बिल्कुल दूसरा पहलू है, लेकिन किसी न किसी तौर वो किसी न किसी दम दरूद करने वाले के पास या किसी न किसी जादू टोना करने वाले के पास वो जा रहे हैं इलाज की गर्ज से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो जादू टोना करने वाले जाली आमिल पीर वगैरह होते हैं, जो भी होते हैं, इनको क्या ये किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं इंसान की नफ्सियात को? कैसे ये किसी के ज़हन में घुस के उसको यकीन दिला देते हैं कि वही उसके लिए निजात दहिंदा है? देखें, जब कोई शख्स बहुत ही ज़रूरतमंद होता है
सो उसको कोई भी बंदा कहेगा कि ये ज़रूरत मैं आपकी पूरी कर सकता हूँ, और ख़ास तौर पे जब वो ज़रूरत हमारी जिस्मानी सेहत या हमारी जहनी सेहत की हो और हमें पता हो कि इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। सो कोई भी गली में से गुजरने वाला बंदा भी अगर कहेगा कि मैं आपको किसी ऐसे आमिल का पता देता हूँ जो कि इस चीज़ को ठीक कर सकता है, और वो बज़ाहिर ऐसी कहानियाँ सुनाता है जो कि आपकी उन कहानियों को जस्टिफाई करने की या सिग्निफिकेंस उनकी परखने तक आपकी रसाई नहीं होती, सो आप उन कहानियों पे बिलीव करते हैं और किसी न किसी ऐसे बंदे के पास चल पड़ते हैं, जिससे आपकी एंग्जाइटी जो है बज़ाहिर वो कुछ कम होती है और आपका ब्रेन भी आपको मैसेज देता है कि आप कुछ कर रहे हैं तो यकीनन इसका कोई ना कोई हल जो है वो बेहतर निकलेगा। वो नहीं निकलेगा या निकलेगा ये बात की बात है, लेकिन वक्ती तौर पर इंसान जो है वो एंग्जाइटी में से जो गुजर रहा होता है किसी इस तरह के मसले से निपटने के बाद, तो उसकी एंग्जाइटी जो है वो किसी ना किसी तौर थोड़ी कम होती है। अच्छा, एक और चीज डॉक्टर साहब मुशाहदे में आई है बहुत ज्यादा, ये आपने अक्सर वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर चलते देखे होंगे कि किसी बाबा जी ने या किसी भी ऐसे आमिल ने कोई मंत्र पढ़ा या कोई उसने ऐसा एक्ट किया और वो बंदा जो है वो अजीब तरीके से कांपने लगा या उससे करंट लग गया या वो दौड़ने लग गया। ऐसा महसूस होता है कि वाकई उस बाबा जी के हाथ से कुछ ऐसी शुआ निकली थी जिससे उसने असर दिखा दिया। ये क्या होता है? क्या आप यकीन की उस मंजिल पे पहुंच जाते हैं कि जो कुछ कर रहा है उसका असर मुझ पे होगा? देखें, जब कोई शख्स अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए घर से निकलता है वो तो तकरीबन आधा वो इस बात को मान के चलता है कि फलां जो बाबा जी हैं वो मेरे किसी मसले का हल ज़रूर करने की तरफ जाएंगे। सो आप आधे उस चीज़ को एक्सेप्ट करके निकलते हैं और जब आप वहाँ तक पहुँचते हैं तो बाज़ुकात आपको कोई ना कोई उनका हर्फ जो है वो समझ आता है, कोई ना कोई उनकी बात जो है वो आपको लगता है कि हाँ पुरानी चीज़ों में ऐसा कुछ ना कुछ हुआ था। और आमतौर पे ये जो लोग हैं पीर फकीर, इनके पास कुछ खास टैक्टिक्स होते हैं। हम सभी लोग जो घरों में रहते हैं, काम जिंदगी गुजारते हैं, हमारी लड़ाई झगड़े भी होते हैं, फैमिली कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। सो ये लोग उन चीज़ों के ऊपर आपकी थोड़ी बहुत स्टोरी सुनकर चोट डालते हैं, जिससे उस शख्स को थोड़ा ये यकीन होने लगता है कि जैसे इसको मेरे घर के हालात का पता है, या ये अगर मुझे बात कर रहा है कि मेरी जेठानी जो है वो तावीज़ करती है, मुझ पे जादू टोना करती है, तो यकीनी तौर पर ये सही ही बात होगी, या मेरी सास मेरे ऊपर जादू टोना करती है तो सही बात होगी। सो इस तरीके से यानी यकीन की मनाजिल कुछ तो घर से वो तय करके निकलता है, कुछ इस तरह की बातों से वो ज्यादा उनकी बातों के अंदर आने की तरफ जाता है और फिर वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है जो वो आमिल उसे टोने टोट के बताता है, जिसकी कहानियां हम सभी जानते हैं कि कब्रिस्तान के अंदर लोग आधी रात को मुख्तलिफ चीजें दबाने की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे आपने भी अभी कहा कि ये जो वाकया हुआ है बिजली के झटकों से इलाज करवाने की तरफ, इसी तरह आपने सुना होगा कि शुगर का इलाज जो है वो चीनी खिलाने से लोग करना शुरू कर देते हैं, लोग तावीज धागे देकर तो बड़े बड़े जंतर मंतर करना शुरू कर देते हैं। सो इंसान किसी न किसी हद तक यकीन के उन मराहल तक पहुंचता है कि वो ये सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।